संजीव, अपने ससुराल वालों से अपना हक मांगने में कैसी शर्म। तुम दामाद हो उस घर के, तुम्हारी पत्नी बेटी है उस घर की और बहन भी है। तुम्हें अपना हक लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कब तक किराए की दुकान से काम चलाएगा? कमाई का बड़ा हिस्सा तो किराया देने में ही चला जाता है। मोहन ने अपने दोस्त संजीव को समझाते हुए कहा, मैं अपने ससुराल वालों से पैसे लूँगा, क्या यह सही रहेगा? मेरी पत्नी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी। संजीव बोला, इसमें झिझकने वाली बात कैसी? मैं भी तो कितनी बार अपने ससुराल वालों से पैसे की मदद मांगता रहता हूँ। कह देता हूँ आप लोग अभी के लिए मदद कर दो, बाद में मैं लौटा दूंगा। मैं एक दो बार नहीं, कई बार पैसे ले चुका हूँ, कभी दुकान के लिए तो कभी मकान के लिए। अब वह ठहरे बेटी वाले, बेटी के घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए दामाद से पैसे वापस मांगने की ज़रूरत भी नहीं करते। पैसे मांगने की हिम्मत करने से पहले 4 बार जरूर सोचेंगे। मोहन ने संजीव को सलाह दी। घर आकर संजीव अपनी पत्नी से इस विषय पर बात करता है। नंदिता, तुम तो जानती हो कि दुकान का किराया महंगाई की तरह बढ़ता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के युग में दुकान भी अब छोटी पड़ रही है, तो मैंने अपनी बड़ी दुकान मेन मार्केट में लेने का विचार कर रहा हूँ। दुकान का मालिक आए दिन किराया बढ़ाने की बात करता रहता है। अपनी बड़ी दुकान खरीदने से ज़्यादा माल भी रख सकेंगे और हर महीने किराए के पैसे भी बचेंगे। अपनी दुकान में हम अपने हिसाब से इंटीरियर भी कर सकेंगे, वरना किराए की दुकान में एक कील ठोकने पर भी दुकान के मालिक से इजाज़त लेनी पड़ती है। अरे, यह तो बहुत खुशी की बात है। अपनी प्रॉपर्टी की बात ही कुछ और होती है। भविष्य में प्रॉपर्टी के दाम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेंगे ही। पर मेन एरिया में बड़ी दुकान का भाव तो काफ़ी महंगा होगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? संजीव बोला, मैं लोन ले लेता हूँ। क्या इस मकान के ऊपर लोन ले रहे हैं? नंदिता ने पूछा। नहीं, मकान के ऊपर तो लोन नहीं ले सकते। यह मकान माँ के नाम पर है और माँ मकान के ऊपर लोन लेने को कभी राजी नहीं होगी। संजीव बोला, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी इतनी सेविंग भी नहीं है। सब मिलाकर गहने भी 10-12 लाख के ही होंगे। नंदिता ने पूछा, तुम अपने भाई से मकान में अपना हिस्सा मांगो। बड़ा बंगला है, उसको बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें तुम्हारा भाई अपने लिए एक फ्लैट ले लेगा और तुम्हारे हिस्से से हम दुकान खरीद लेंगे। संजीव ने कहा, संजीव जी, जो आप मुझसे कहने को कह रहे हैं वह मैं हरगिज नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। नंदिता ने स्पष्ट शब्दों में अपने पति से कहा। लेकिन बहू, इसमें गलत क्या है? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो चुका है, उनकी कोई वसीयत तो है नहीं। अब उनकी संपत्ति में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारा भी तो हक है। वही हक हम तुमसे मांगने को कह रहे हैं। नंदिता की सास ने बातों को चाशनी में डुबा कर बोला, यही तो मैं इसे समझाना चाहता हूँ, पर यह सही बात इसे समझ आए तब ना। संजीव ने गुस्से में बोला। नंदिता के ससुराल में पति संजीव, सास अनुराधा जी, ननद प्रतिभा रहती थी। उनकी शादी इसी शहर में हुई थी और एक प्यारी सी बेटी भी थी। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे नंदिता के पिताजी का देहांत हुए और माँ का देहांत हुए भी 3 बरस हो चुके थे। अब मायके में बस छोटा भाई अशोक और नई नवेली भाभी सुजाता थे। नंदिता के पिता ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज में काफ़ी कुछ दिया था। शादी में पूरे वक्त चिंता में डूबे रहे कि कोई कमी ना रह जाए, पर दहेज के भेड़ियों को तो यह सब भी कम नज़र आया। नंदिता को दहेज में दिया गया काफ़ी सामान उसकी सास ने अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए अलग रख दिया था। तीज त्योहारों के नाम पर कितना कुछ आता था नंदिता के मायके से, ताकि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। सास की लालची निगाहें नंदिता के सामानों पर ही टिकी रहती थी। उस घर में मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। माँ की ममता, पापा का दुलार उसी घर से मिला है। इकलौते छोटे भाई की कलाई पर राखी भी उसी घर में बांधी है। उस घर का आंगन, दलान, छत, घर के पेड़, सब का सब पूरा का पूरा मेरे मन में समाया हुआ है।
उसका कौन सा हिस्सा बेचकर अपना हिस्सा लूँगी। मेरे माता पिता ने मेरे और मेरे भाई की परवरिश में जरा भी भेदभाव नहीं किया। ऐसे में क्या मेरा फर्ज नहीं बनता था कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूं? बेटियों को माँ बाप की संपत्ति में सिर्फ हक ही नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने फर्ज भी निभाने चाहिए। जब मेरी माँ कैंसर नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, तब मेरे पिता चाहते थे कि ऐसे नाजुक समय में मैं अपनी माँ के पास रहूं, पर आप लोगों ने मुझे बेटी का फर्ज निभाने नहीं दिया। मुझे मेरी माँ की सेवा नहीं करने दी। माँ जी, आपने अपनी झूठी तबीयत खराब होने का नाटक किया और मुझे 2 दिन में ही मायके से वापस बुला लिया, और अब आप चाहती हैं कि मैं पिता की संपत्ति में अपना दावा करूं? जब मैंने अपना माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं निभाया तो संपत्ति में दावा किस बात का करूं? भाई की शादी में भी मेहमान बनकर गई, और संजीव, आपने घर के दामाद होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। दामाद भी बेटे समान होता है, पर आप तो सिर्फ लेना जानते हैं। घर के सदस्य की तरह कर्तव्य निभाना तो आपने सीखा ही नहीं। बिन माँ बाप के मेरा भाई छोटी उम्र में अकेला हो गया। उसका सहारा बनने के बजाय आपकी रुचि घर की कीमत आंकने में लगी थी। मेरे छोटे भाई भाभी के मन में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? किस मुंह से उसके पास जाकर राखी बांधूंगी? मेरे भाई भाभी सुखी रहे, उनके दिल में मेरे प्रति इज्जत प्यार रहे, मेरा मायका बना रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने भाई से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगी। नंदिता ने स्पष्ट रूप से कहा। तो जाओ, वहीं जाकर रहो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं, संजीव ने गुस्से से कहा। नंदिता आओ देखी ना ताब जल्दी जल्दी अपने कपड़े सूटकेस में डाले और बच्ची को लेकर मायके चली गई। अनुराधा जी ने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक घर आऊँगी, फिर हम सब मिलकर भाभी के मायके जाकर उनकी खबर लेते हैं। ननद प्रतिभा ने कहा। शाम को प्रतिभा एक बड़ा सा सूटकेस लेकर मायके आती है। पैर पटकते हुए अंदर आती है और गुस्से में माथा पकड़कर सोफे में बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? मेरे पति कह रहे थे तुम्हारे भाई और भाभी के बीच मकान को लेकर समस्या हो रही है। कहीं यह परिस्थिति हमारे घर भी ना हो जाए। मेरे पति और मेरी सासू माँ कह रहे थे कि तुम्हारी माँ जीवित है तो उनके जीते जी वसीयत में अपना नाम भी दर्ज करा लो। जो मकान पिताजी माँ के नाम पर छोड़ गए हैं उसमें अपना हिस्सा भी लिखवा लो, नहीं तो माँ के गुजरने के बाद भाई बहन के बीच मकान को लेकर समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रतिभा ने कहा। इसमें समस्या की क्या बात है? माँ बाप के बाद घर पर बेटे का ही हक रहता है। आखिर माँ का ध्यान मैं ही तो रख रहा हूँ, संजीव ने कहा। एक मकान को लेकर मेरे बेटा बेटी इस तरह लड़ रहे हैं, इससे तो अच्छा होता मेरे पति ने मकान बनवाया ही नहीं होता। अनुराधा जी सोचने लगी। तेरे ससुराल वाले भी कितने लालची भेड़िया हैं। तुम्हारी शादी में भी तो कितना दान दहेज दिया था। हर तीज त्योहार पर इतना कुछ देते हैं, वह अलग। मकान पर तो सिर्फ मेरा ही हक रहेगा, संजीव ने दृढ़ता के साथ कहा। प्रतिभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। भैया, मेरे ससुराल वाले ना लालची भेड़िए हैं और ना ही उन्होंने मुझे कुछ लेने आपके पास भेजा है। जिस व्यवहार के लिए आप मेरे ससुराल वालों को भला बुरा कह रहे हैं, वही व्यवहार आप लोग खुद भाभी के साथ कर रहे हैं। भाभी के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर कितना कुछ दिया था। शादी में याद है या भूल गए? माँ ने उन्हीं सामान से मेरा दहेज तैयार किया। दहेज के कारण ही कभी रिश्ते में टकराव, कभी तलाक तक की नौबत आ जाती है। हर तीज त्योहार पर भाभी के मायके से कितना कुछ आता है। इतना लेने के बाद भी आपको उनके पिता के मकान में हिस्सा चाहिए। एक माँ बाप अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा कर एक अनजान परिवार को बेटी
सौंप देते हैं। क्या यह कम बड़ी बात है? और उस पर से दहेज, यह कितना बड़ा पाप है। मेरे ससुराल वालों ने कुछ मांग नहीं की थी। स्वेच्छा से अपनी हैसियत अनुसार गृहस्थी का जो सामान हमने दिया वही स्वीकार किया है। कभी भी स्वयं से किसी भी सामान की मांग नहीं की, ना नगद की मांग की। यदि मांग कर लिया जाए तो भीख कहलाता है, जिसे लड़की वाले दया करके लड़की की खातिर दे देते हैं। लड़की वालों को परेशान करके लिया गया कभी पछता नहीं है। प्रतिभा ने कहा, हमने बहुत गलत किया नंदिता के साथ। तू मुझसे बहुत छोटी है पर कितनी समझदार हो गई है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपना घर है, अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, फिर भी पत्नी के मायके की संपत्ति पर नज़र रखे हुए था। मैंने रिश्तों का जरा भी मान नहीं रखा। अब मैं 1 मिनट की भी देरी करे बगैर अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जाता हूँ। संजीव ने कहा, रुक बेटा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मुझे भी अपनी बहू से माफ़ी मांगनी है। अनुराधा जी बोली और निकल गए नंदिता के घर। नंदिता अपनी सास और पति को अचानक देखा तो छकपका गई, लेकिन माजरा कुछ और ही था। जो संजीव की एक मुस्कान से नंदिता सब कुछ समझ चुकी थी कि ये लोग हमसे माफ़ी मांगने आए हैं। उसने उन दोनों को माफ़ किया और वापस घर चली आई। कुछ समय बाद दुकान खरीदने के लिए उन्हें बैंक से लोन मिल गया। नंदिता ने अपने सारे गहने भी बेच दिए। नंदिता नौकरी करने लगी। तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं थी, पर उससे घर खर्च चलाने में सहारा हो गया था। समय के साथ संजीव की दुकान भी अच्छी चलने लगी। उसने धीरे धीरे बैंक का सारा कर्ज चुका दिया और पत्नी को कुछ नए गहने भी बनवा दिए। संजीव की पत्नी और बहन की सूझबूझ से संजीव के ससुराल वालों से रिश्ते भी बने रहे और अपने बलबूते पर कामयाब भी हो गया। दोस्तों, ससुराल वालों को समझना होगा कि बहू के मायके वाले भी एक सीमा तक ही मदद कर सकते हैं। उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना डालें। रिश्तों को निभाने के लिए प्यार और भरोसे की ज़रूरत होती है। पैसों को रिश्तों के बीच दरार ना बनने दें। और रिश्ते पत्नी के मायके का हो या बहन के ससुराल के, दोनों को संभाल कर रखने चाहिए। जैसे आप अपनी बहन को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही अपनी पत्नी के बारे में भी सोचें कि उसे भी तकलीफ़ ना हो। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।